हाय एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर एकेडमी। हमारा संसद वाला चैप्टर चल रहा था, बहुत ही ब्रॉड चैप्टर था। उसी तरह उसके एमसीक्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टैटिक भी, करंट भी, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि भारत की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है, इसीलिए संसद इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। भाग 5 भी काफ़ी बड़ा है, जिसमें हमने अलग अलग पार्ट्स में कंप्लीट किया है। एमसीक्यूज़ की भी आपकी कई सारी सीरीज़ हो गई है, इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ एमसीक्यूज़ ज़रूर से सॉल्व कीजिए ताकि आपको क्वेश्चन का अंदाज़ा हो जाए कि पेपर में किस तरह के पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हमने प्रीवियस लेक्चर में 61 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। 61 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। क्वेश्चन सॉल्व करने में कंजूसी नहीं करनी है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं उतना अच्छा है आपके लिए। उतने कम चांसेस होते हैं कि आपसे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन गलत होगा और टाइम भी आपका बच जाता है। जितनी आपको प्रैक्टिस होगी उतना टाइम आपका सेव हो जाएगा। एग्ज़ाम में टाइम बाउंडेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, टाइम को बचाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आपको क्वेश्चन करने आना चाहिए उस टाइम लिमिट में जितनी आपको दी गई है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 61 तक मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कराए थे, ठीक है। इसके आगे यहाँ से हमारा लेक्चर शुरू होता है आर्टिकल कह रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित विशेष अधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं। यानी राज्यसभा को प्रदान किए गए विशेष अधिकार जो संविधान में दिए गए हैं, यहाँ पर वो पूछा है, ठीक है। राज्यसभा को कौन कौन से विशेष अधिकार दिए गए हैं मैंने आपको पढ़ाए। राज्यसभा वाला लेक्चर जो मैंने पढ़ाया था उसमें आपको राज्यसभा के विशेष अधिकार अलग से मैंने आपको बताए थे। राज्यसभा का वर्तमान क्षेत्र अधिकार परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना, ये राज्यसभा का अधिकार है, यहाँ पर ये पूछा है, ठीक है। संसद को राज्य सूची के नियम बनाने और अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने हेतु शक्ति प्रदान करना, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के पश्चात उसके पेंशन निर्धारित करना, चुनाव आयोग के क्रियाकलापों का निर्धारण करना और चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्धारित करना। कौन सा इनमें से कौन सा एक राज्यसभा को संविधान द्वारा दिया गया एक विशेष अधिकार है, कौन सा है? आपको मैंने कई बार पढ़ाया है। राज्यसभा को 3 विशेष अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक तो राज्य सूची के विषय में नियम बनाने की शक्ति, ठीक है, जो वो अस्थायी रूप से किसको दे सकती है? संसद को दे सकती है। कौन से आर्टिकल के तहत देगी? आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 के तहत, ठीक है। उसके बाद अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु राज्यसभा को विशेष अधिकार प्राप्त मिला हुआ है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 312, आर्टिकल 312 ये किसकी विशेष अधिकार है? राज्यसभा का। 2 ये हो गए। एक तीसरा क्या है कि जब भी उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, वो राज्यसभा में पहले प्रस्ताव पेश किया जाएगा, बाद में लोकसभा में जाएगा। मतलब राज्यसभा के सदस्य ही उसको हटाने का प्रस्ताव शुरू करेंगे। ये राज्यसभा की विशेष शक्ति है, ठीक है। शुरू राज्यसभा में किया जाएगा, लेकिन उसके पारित होना दोनों सदनों से अनिवार्य है। तो शुरू करने की शक्ति किसे मिली हुई है? राज्यसभा को। तो ये 3 उसकी विशेष शक्तियां हैं। ये तीनों ही पीछे पूछी गई हैं, ठीक है, मैंने आपको कराई भी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी, जिसमें उसको राज्य सूची के विषय पर और भारत की सेवा, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार है। संसद के किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? उस सदन का सदस्य नहीं होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा में ही, उपराष्ट्रपति पर नहीं, इसके सभापति पर राज्यसभा के सभापति पर सही बता रही थी मैं। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा में ही क्यों शुरू की जाएगी? तीसरी इसकी विशेष शक्ति मैंने आपको बताई। क्यों? क्योंकि राज्यसभा जो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इसीलिए पहली प्रक्रिया कहाँ पर शुरू की जाती है? राज्यसभा में शुरू की जाती है, ठीक है। यहाँ पर यही पूछा है। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। कौन सा ऐसा अधिकारी है संसद का अधिकारी जो उस सदन का सदस्य नहीं होगा? मैंने आपको बताया है, ठीक है। कौन होता है? राज्यसभा का। राज्यसभा के जो अधिकारी होते हैं, कौन अधिकारी होते हैं? यानी कि
सभापति। सभापति राज्यसभा के पदेन अधिकारी होते हैं, लेकिन वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, उपसभापति राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इसलिए उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है, वो उनके सदस्य होंगे। लेकिन राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, वो उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति के पद में के रूप में भी काम करते हैं, इसलिए वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो समझ में आया कि कौन सा सदन, राज्यसभा ऐसा सदन है जिसकी अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उसका सदस्य नहीं है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, ठीक है, इसके सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने सदस्यों को अपना सभापति अपने सदस्यों को अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है। भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है। कौन सा एक कथन सही है, सही स्टेटमेंट आपसे पूछा है। राज्यसभा मैंने आपको बताया था, राज्यसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है, कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। फिर मैंने आपको बताया था राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, चाहे वो निर्वाचित सदस्य हों चाहे वो मनोनीत सदस्य हों, ठीक है। तो यथाशीघ्र चुनने वाला तो प्रावधान है ही नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद भारत के महान्यायवादी किसी भी सदन की कार्यवाही में बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, उसकी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। ये मैंने आपको बताया था, उनका अधिकार है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है उनको बोलने का अधिकार नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। कौन सा सही है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। अब स्थायी सदन क्यों है ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन एक साथ नहीं होता है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य का कार्यकाल समाप्त होता है। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु, यानी राज्यसभा का प्रतिनिधि निर्वाचित होने के लिए, उम्मीदवार निर्वाचित होने के लिए जो न्यूनतम आयु दी गई है वो कितनी दी गई है, राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी, 30 वर्ष, यानी कि कितनी योग्यता दी गई है, 30 वर्ष। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अहिर्ताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए और उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही पूछा है, उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, अभी हमने पढ़ा 30 वर्ष होनी चाहिए। जहां अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही है। यहाँ पर 3 भी लिखा है, 1 2 3 तीनों सही है, 1 2 सही है, 1 3 सही है, 2 3 सही है। कौन सा सही है, मैंने आपको बताया था पहला सही है, अभी बताया 30 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। फिर इसके बाद योग्यताओं में अहिर्ताओं में ही दिया गया है, योग्यताओं में ही कि राज्यसभा का सदस्य हो चाहे लोकसभा का सदस्य, लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों तो करेक्ट हैं, ठीक है। बात आती है यहाँ पर जहाँ से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाएगा, मतलब उम्मीदवार को जहाँ से चुना जाएगा वह उस मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि जहाँ से वो प्रत्याशी खड़ा हुआ है वो उस राज्य का निवासी होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 2003 में संशोधन किया गया है, 2003 में संशोधन किए गए हैं किसमें, राज्यसभा की निर्वाचन पद्धति में। पहला तो ये संशोधन किया गया है कि राज्यसभा के लिए कोई भी उम्मीदवार आवश्यक नहीं है, जिस राज्य का वो उम्मीदवार हो उसका स्थायी निवासी हो, ठीक है। यानी आप जिस राज्य के हैं उससे अलग राज्य का भी आप राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं या उम्मीदवार हो सकते हैं। समझ आई बात।
ऐसा नहीं है कोई यूपी का निवासी है तो वो यूपी से ही राज्यसभा में निर्वाचन के लिए उम्मीदवार हो सकता है। वो मध्य प्रदेश से भी हो सकता है, बिहार से भी हो सकता है, असम से भी हो सकता है, किसी भी राज्य से हो सकता है। तो ये स्थायी निवासी वाला जो क्राइटेरिया था उसको हटा दिया गया है। ठीक है, कब? 2003 में। और दूसरा संशोधन किया गया, पहले राज्यसभा के लिए जो निर्वाचन होते थे अप्रत्यक्ष रूप से किए जाते थे, लेकिन गुप्त मतदान द्वारा किए जाते थे। ठीक है, गुप्त मतदान द्वारा किए जाते हैं। इसको खुला मतदान किया गया है 2003 के बाद से। अब ये मतदान खुला होने लगा है। ठीक है, किसने किसको वोट दिया ये दूसरे प्रत्याशी को पता होता है। गुप्त मतदान का मतलब होता है कि किसने किसको वोट दिया है ये पता नहीं चलता, लेकिन खुला मतदान का मतलब है जो देने वाले हैं, सदस्य हैं, राज्य विधानसभाओं के सदस्य, उनको पता होता है कि किसने किसको वोट दिया है। ठीक है, तो इसमें पहला और तीसरा सही है, दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि ये वाला जो क्राइटेरिया था वो हटा दिया गया है, यानी ये प्रावधान जो है वो हटा दिया गया है। अब कौन सा है कि अब वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, किसी भी राज्य के लिए प्रतिनिधित्व कर सकता है। 1 और 3 सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है 67। किस सदन के में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? अभी समझाया, बार बार रिपीट कर देते हैं क्वेश्चंस। निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है? अभी बताया मैंने आपको, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। किस आर्टिकल में लिखा गया है ये आप कमेंट में बताएंगे। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा है, यानी लोकसभा के लिए आप चुनाव जो लड़ेंगे उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, लोकसभा के लिए कितनी होगी? लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। और लोकसभा में मतदान देने के लिए मतदाता की आयु कितनी होनी चाहिए? मतदाता की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष। 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति मतदान कर सकते हैं। 69 हमारा कंप्लीट हो गया। 70, लोकसभा का नेता कौन है? कौन लोकसभा का नेता कौन होता है? कई बारी मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का नेतृत्व भी पूछा गया है, लोकसभा का नेतृत्व लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न क्रियाविधियों में से कौन से धन विधेयक अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? ठीक है, कंडीशंस रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर कंडीशन पूछी गई है कि धन विधेयक है, ठीक है, वो लोकसभा से पारित हो गया है। अब कौन कौन सी कंडीशंस बनेंगी जब वो राज्यसभा में जाएगा? कब होगा? यह राष्ट्रपति को जाएगा, लोकसभा यहाँ पर पूछा है लोकसभा द्वारा धन विधेयक पारित कर दिया गया है, लेकिन राज्यसभा द्वारा उसको संशोधन के लिए लौटाया गया है। तब कौन सी कंडीशंस बनेंगी? वो राष्ट्रपति को चला जाएगा। लोकसभा की बैठक में भाग लेने वाले तथा लोकसभा की बैठक में मतदान होगा। भाग लेने वाले तथा मतदान देने वाले, यहाँ मतदान आएगा, मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को अस्वीकार करते हुए इसको पास कर दे। कौन सी कंडीशंस बनेंगी जब ये राज्यसभा इसमें संशोधन करके लोकसभा को भेजती है? राष्ट्रपति के पास तो तब जाएगा जब ये दोनों सदनों से पारित हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा में विशेष बहुमत से, जब एक बार लोकसभा ने पारित कर दिया धन विधेयक तो दोबारा उसमें विशेष बहुमत का प्रावधान नहीं है। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जब वो उसमें संशोधन किया है भी पारित नहीं हुआ तो राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक का प्रावधान धन विधेयक के संबंध में नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? यदि पारित समझा जाएगा, लोकसभा उसको अस्वीकार करती है या स्वीकार करती है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, राज्यसभा उस पर संशोधन दिया है, तो उसका कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। लोकसभा की मर्जी है उसको स्वीकार करे या अस्वीकार करे। किसको? संशोधन को। वो 14 दिन बाद पारित माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? मैंने आपको शून्यकाल यानी 0 आवर पढ़ाया था,
उसमें मैंने आपको बताया था इसकी अवधि भी पूछी जाती है, इसकी टाइमिंग भी पूछी जाती है, और ये क्यों महत्वपूर्ण है और कहाँ इसका आविष्कार हुआ ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ अवधि पूछी है, टाइम पीरियड पूछा है कि कितनी इसका टाइम पीरियड होता है शून्यकाल का, कितना होता है 1 घंटा। 1 घंटा 12 से 1, 12 से 1, 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू होती है, ठीक है। दोपहर 12 से 1 बजे तक शून्यकाल 1 घंटे का होता है। ये दूसरा घंटा होता है, ठीक है, दूसरा घंटा होता है संसद की कार्यवाही का दूसरा घंटा होता है। पहला घंटा कौन सा होता है? पहला घंटा 11 से 12 प्रश्नकाल होता है। संसद की कार्यवाही का पहला घंटा प्रश्नकाल होता है, ठीक है। दूसरा घंटा शून्यकाल होता है। नेक्स्ट है लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति, कोरम संख्या है कुल सदस्यों का 1/5, कुल सदस्यों का 1/6, 1/10 और 1/8। कोरम यानी गणपूर्ति कितनी होती है? कितनी होती है? 10%, यानी कुल सदस्यों का 1/10वां भाग। कौन से आर्टिकल में दिया गया है कोरम? संसद के लिए कोरम कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 100 में, ठीक है। लोकसभा की बैठक की समाप्ति की जा सकती है। लोकसभा के बैठक की समाप्ति की जाती है स्थगन द्वारा, सत्र अवसान द्वारा, विघटन द्वारा और उपरोक्त सभी द्वारा। किसके द्वारा लोकसभा की बैठक को विघटित किया जाता है? स्थगन का मतलब होता है जब कुछ घंटे के लिए, कुछ दिनों के लिए संसद की लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया जाए, यानी पोस्टपोन कर दिया जाए कि कुछ घंटों बाद होगी कार्यवाही, कुछ दिनों बाद होगी, कुछ दिनों के लिए सदन बंद किया जाए, उसको बोलते हैं स्थगन। उसके बाद सत्र अवसान कहते हैं जब एक सत्र पूरा हो जाता है और संसद की प्रक्रिया को बंद किया जाता है, उसको बोलते हैं सत्र अवसान। सत्र कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद जब नेक्स्ट सत्र होगा शुरू, जब तक के लिए संसद की प्रक्रिया को बंद कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं सत्र अवसान, ठीक है। समझ में आया? जैसे बजट सत्र, मानसून सत्र, शीत सत्र होते हैं, इनके एक सत्र कंप्लीट होने के बाद दूसरे सत्र आने तक वो बंद कर दी जाती है। तीसरा हो जाता है विघटन, जब लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाए या सरकार उसमें बहुमत खो देती है तो लोकसभा का विघटन हो जाता है। तीनों अलग अलग हैं और इन तीनों के द्वारा ही लोकसभा की बैठक की समाप्ति हो जाती है, ठीक है। लोकसभा की बैठक की समाप्ति इन तीनों द्वारा हो जाती है, स्थगन द्वारा भी, सत्र अवसान द्वारा भी और विघटन द्वारा भी। नेक्स्ट है लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है। कब भंग किया जाएगा? राष्ट्रपति और उनकी इच्छा अनुसार, अध्यक्ष स्पीकर द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर। अभी मैंने आपको बताया लोकसभा का विघटन किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा का विघटन किया जाता है, जिससे उसका कार्यकाल समाप्त होता है। फिर नए आम चुनाव के बाद नई लोकसभा का गठन होता है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अभी बताई मैंने 1 घंटा। लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, एक बार में 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। जब आपातकाल, लोकसभा का कार्यकाल किन परिस्थितियों में बढ़ाया जाएगा? यहाँ पर यह पूछा है लोकसभा का कार्यकाल किन परिस्थितियों में बढ़ाया जा सकता है। कब बढ़ाया जाएगा? पहला ऑप्शन गलत है कि किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। आपातकाल की घोषणा के दौरान बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आपातकाल के दौरान चुनावों की संभावना नहीं होती है, इसीलिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जाता है ताकि जो शासन है वो कंटिन्यू रहे। एक बार में 6 महीना नहीं, एक बार में 6 महीना नहीं, आपातकाल की घोषणा की जाएगी जब एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। 3 तरह के आपातकाल होते हैं, तीनों में अलग अलग तरीके से टाइम लिमिट अलग अलग दी गई है, जिसमें लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन ये वाला करेक्ट है, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल केवल आपातकाल में बढ़ाया जाएगा, 1 वर्ष में, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? सत्र मैंने आपको बताया 3 तरह के सत्र होते हैं, तो एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? एक वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जा सकते हैं। संविधान में यह प्रावधान किया है कि एक सत्र के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, इसीलिए एक वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जो न्यूनतम सदस्य उस प्रस्ताव को पेश करेंगे वो कितनी होनी चाहिए? 20, 30, 40, 50 कितनी होनी चाहिए? कितने मंत्री मिलकर प्रस्ताव को पेश करेंगे अध्यक्ष के सामने कि अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए? कितने? 50। लोकसभा के 50 सदस्य का लिखित अनुमोदन चाहिए अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए। लोकसभा के अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय लें, यदि संसद के दोनों सदन इस आशय पर प्रस्ताव पारित करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में बात कर रहे हैं। कोई सा भी सदन हो, लोकसभा या राज्यसभा, जो उसका पदेन अधिकारी होता है वो सर्वोच्च होता है। पदेन लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति। इसीलिए उसमें उनको हटाने में केवल प्रधानमंत्री की जो संस्तुति है वो काफ़ी नहीं है। प्रधानमंत्री मंत्रियों को हटा सकते हैं राष्ट्रपति से कहकर सलाह राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष में ऐसा प्रावधान नहीं है। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही प्रस्ताव पारित किया जाएगा जब उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री का इसमें कोई रोल नहीं है और दोनों सदनों की तो बात ही नहीं आती क्योंकि वो अध्यक्ष लोकसभा के हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यदि लोकसभा प्रस्ताव पारित करती है तो। आपके 80 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इसके आगे के क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन पेपर भी बड़ा है और क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे हैं। ठीक है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। MCQ सभी को सॉल्व करने हैं और टेस्ट सीरीज़ भी सभी को लगानी है। थैंक यू सो मच।